बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 24 सितंबर और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपसे शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि सदारती ऑर्डीनेंस जिसके तहत चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को बेंच तश्कील देने का इख्तियार मिल गया था, इस सदारती ऑर्डीनेंस को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। और इस मामले में फुल कोर्ट बनाने के हवाले से एक अहम तरीन जो डेवलपमेंट है वो हुई है। तफसीलात क्या हैं, कुछ चीज़ें आप साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जस्टिस मुनीब अख्तर ने बाइकआउट कर दिया है। ये मामला क्या है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने क्या बाइकआउट किया है और इस बाइकआउट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ हैं। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक हंगामी डेवलपमेंट हुई है। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स आज बहाल हो गए हैं और पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल अब अपना काम शुरू कर देंगे। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक हंगामी समाअत हुई है, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। तफसीलात क्या है आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सदारती ऑर्डीनेंस के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो एक इकदाम उठाया वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी जो थी उसका इजलास हुआ और सदारती ऑर्डीनेंस के बाद इस कमेटी की तश्कील 9 की गई थी और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाल कर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को इसमें शामिल किया गया था ताकि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की अक्सरियत हो जाए और कादी साहब जो हैं उनके पास फुली इख्तियार हो कि वो जिस भी बेंच के सामने केस लगाना चाह सकें और जो भी बेंच बनाना चाहें उनके पास इख्तियार होगा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अकेले इस कमेटी के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब कल यूँ हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस कमेटी में शिरकत किए बग़ैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रवाना हो गए और अपने तहफ़्ज़ात का इजहार किया और इस कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुस्तरद किया। ना सिर्फ इस कमेटी को बल्कि सदारती ऑर्डीनेंस को भी मुस्तरद किया और इस मामले के ऊपर एक लेटर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से लिखा गया है और इस लेटर में अपने तहफ़्ज़ात का इजहार किया गया है। ये लेटर क्या लिखा गया आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा जी कि मेरे ख़त को 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी के मीटिंग मिनट्स का भी हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि कल ये जो मीटिंग हुई थी जजिस कमेटी की, इसके बाद 2 केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। इसका मतलब यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उससे इनकार भी कर दिया था और इस कमेटी के तहत बनने वाले जो बेंचेस थे इस पर भी एक सवालिया निशान उठाया है कि ये कमेटी ही चूँकि आइन और कानून के तहत नहीं है और सदारती ऑर्डीनेंस जो उसमें जो तरमीम की गई और सदारती ऑर्डीनेंस जो लाया गया उसको भी मुस्तरद किया गया, तो इस वजह से भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बेंच में इस कमेटी में नहीं बैठे और इसके तहत बनने वाले बेंचेस को भी उन्होंने मुस्तरद किया। और अपने ख़त के अंदर उन्होंने क्या लिखा, एक तो उन्होंने कहा जी कि मेरे इस ख़त को आप मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाएं जो कि जजिस कमेटी का इजलास हुआ है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को आइन और कानून के तौर पर दुरुस्त करार दे चुकी है। यानी कि जो लास्ट एक तरमीम की गई थी और जो कमेटी बनाई गई थी और उसमें जो टॉप 3 जजिस थे यानी कि सीनियर 3 जो जजिस थे उनको शामिल किया गया था। इस मामले पर पहले फुल कोर्ट बैठी थी और फुल कोर्ट ने डिसाइड किया, ये फ़ैसला दिया था कि ठीक है यही 3 जजिस होंगे जो कि ये डिसाइड करेंगे कि बेंचेस की जो तश्कील है और केसेस की जो समाअत है वो किस बेंच के सामने लगेगी। तो अब जबकि फुल कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया तो फुल कोर्ट के फ़ैसले के बाद ये हंगामी ऑर्डीनेंस जारी करने के बाद इस कमेटी की तश्कील 9 किस तरीके से हो गई। अगर इस कमेटी की तश्कील 9 होनी है तो तब भी जो मामला है वो फुल कोर्ट में ही जाना चाहिए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने इस ख़त के अंदर बज़ाहिर फुल कोर्ट का जो मुतालबा है वो कर दिया है और कहा है कि फुल कोर्ट बैठे वो ये डिसाइड करे ये जो सदारती ऑर्डीनेंस है इसको जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस सदारती ऑर्डीनेंस को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले ख़त की डिटेल जो है वो आप सुन लें। इसमें मज़ीद ये भी लिखा गया कि तरमीमी ऑर्डीनेंस के नफाज के चंद घंटों के अंदर ही कमेटी नोटिफाई कर दी गई। यहाँ पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब पर भी सवालात उठाए कि एक तरफ जैसे ही ऑर्डीनेंस जारी होता है चंद घंटों के अंदर आप जो कमेटी है उसकी तश्कीलें 9 कर देते हैं, ये किस तरीके से आप कर सकते हैं? कोई मुशावरत होनी चाहिए थी और इतनी जल्दी में आप आखिर क्यों हैं कमेटी की तश्कीलें 9 करने में, ताकि आपकी अक्सरियत हो जाए और आप अपनी मर्ज़ी से जो बेंचेस हैं वो बनाएं। फिर ये कहा गया जी कि कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया, इस बारे में कोई भी जो वजह है वो नहीं बताई गई। तो बड़े वैलिड सवालात हैं जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये जो लड़ाई है
وہ بڑھ چکی ہے، اور مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 1999 میں جب اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 چیف جسٹسز بیٹھا کرتے تھے تو ایسا نہ ہو کہ 25 اکتوبر کے بعد یہاں پر بھی اسی قسم کی جو صورتحال ہے وہ بن جائے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اب پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے اور دیگر ججز بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ بڑا امپورٹنٹ سوالات اٹھا دیے ہیں کہ آخر وجہ کیا بنی، کیوں اس کمیٹی کو تبدیل کیا گیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر کو کمیٹی کی تشکیل سے ہٹایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں اگلے سینئر ترین جج کو نظر انداز کیا گیا اور اس کے بجائے چوتھے سینئر ترین جج کو کمیٹی کے رکن کے طور پر نامزد کیا گیا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی معلوم ہے کہ سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں، اور وہی سوال انہوں نے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب پر اٹھایا کہ دیکھیں اگر آپ نے کمیٹی کی تشکیل نو کرنی تھی، جسٹس منیب اختر صاحب کو کیوں نکالا گیا، اس کی ریزن نہیں بتائی، اور اگر آپ نے تیسرے ممبر کو شامل کرنا تھا تو جسٹس منیب اختر کے بعد سینئر جسٹس یحییٰ آفریدی تھے، تو آپ کیسے جسٹس امین الدین خان صاحب کو اس کمیٹی میں شامل کر سکتے ہیں؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال انہوں نے اٹھایا، اور اس کا مطلب اس کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی، کیونکہ جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ہم خیال ہیں، انہی کے گروپ کے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو کچھ قاضی صاحب کہیں گے وہی امین الدین خان صاحب نے کرنا ہے، تو کمیٹی میں اکثریت اور بینچز انہوں نے پھر اپنی مرضی سے تشکیل دینے ہیں، اور 63A کی جو تشریح والا بینچ ہے وہ بھی قاضی صاحب نے اپنی سربراہی میں مقرر کر لیا ہے، ایون کہ آڈیو لیکس والا جو میٹر ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں مقرر تو کیا ہے، لیکن اس میں زیادہ تعداد قاضی صاحب کے ہم خیال ججز کی ہی ہے، یعنی کہ ابھی بھی بینچ دیکھنے کے بعد آپ آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ کیا آئے گا۔ اور اس کے علاوہ جی منصور علی شاہ صاحب نے اپنے خط میں مزید یہ بھی کہا کہ خدشہ ہے کہ نئی بنائی گئی کمیٹی فل کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف نہ چلی جائے۔ اب یہاں پر تو یہ بات کہی گئی ہے، اصل میں منصور علی شاہ صاحب یہ چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ جو کمیٹی ہے یہ فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب، آپ کی یہ جو خوشی ہے جس میں آپ نے کمیٹی کی تشکیلیں نو کر دی اور اپنی مرضی سے ایک جو ہے وہ ڈکٹیٹر کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہے وہ اب بینچز خود اپنی مرضی سے تشکیل کریں گے، تو یہ خوشی آپ کی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ فل کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بھی خدشہ ہے کہ انصاف کے ادارے کے وقار اور عوام کے اس پر اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے۔ عدالتی جائزے یا فل کورٹ کا انتظامی طور پر فیصلہ آنے تک اس کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا، آرڈیننس کے آئینی حیثیت کے طے ہونے تک اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا۔ تو یہ بائیکاٹ بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس کمیٹی کا کر دیا ہے کہ اس کی آئینی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے، تو کس طرح سے میں اس میں شرکت کر سکتا ہوں۔ تو یہ جی ایک بڑی بریکنگ نیوز تھی۔ دوسرے نمبر پر جی جسٹس منیب اختر صاحب کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر آپ کو شیئر کرتا چلوں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے اس کمیٹی کے تحت کسی بھی جو کوئی بھی بینچ تشکیل دیا جائے گا، یہ کمیٹی تشکیل دے گی، اس میں جسٹس منیب اختر صاحب نے بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے، اور 63A کی جو تشریح کا میٹر تھا اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو شامل کیا گیا تھا، اس بینچ میں بھی بیٹھنے سے جسٹس منیب اختر صاحب نے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ 2 بائیکاٹ ہیں جی جو کیے گئے ہیں، ایک تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا ججز کمیٹی کا، اور دوسرا جسٹس منیب اختر صاحب نے جو ہے وہ اس کمیٹی کے تحت قائم جو بینچز ہیں وہ جو کیسز سنے گی اس میں بیٹھنے سے بھی صاف انکار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جی آج ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ سے، وہ یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آرڈیننس کو چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اسے کالعدم قرار دینے کی جو استدعا ہے وہ کی گئی ہے۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ جو ماجرا اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گیا ہے، ایک طرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور دوسری طرف درخواست بھی آ گئی ہے۔ اب یہ جب درخواست لگتی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بحث چھڑ چکی ہے کہ اس معاملے پر جو فل کورٹ ہے وہ بننا چاہیے، اور فل کورٹ اس کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ کرے گی، اور جب فل کورٹ بنے گی تو اس میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو معلوم ہے کہ انہیں شکست ہی ملے گی، اس لیے وہ ان کی کوشش تو یہی ہوگی کہ فل کورٹ نہ بنے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور دیگر ججز جو اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں، تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی یہ خوشی زیادہ دنوں تک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس درخواست میں کیا کہا گیا یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو۔ ترمیمی آرڈیننس کو آئین سے متصادم قرار دیا جائے، آرڈیننس کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کو کالعدم قرار دیا جائے، درخواست پر فیصلے تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو معطل کیا جائے۔ یہ درخواست میں کہا گیا جی آرڈیننس کا اجرا پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہے،
सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता है। अब ये जो मौक़िफ़ अपनाया गया है इस दरख्वास्त में कि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि ऑर्डिनेंस हंगामी सूरत हाल में ही जारी किया जा सकता है, ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ही कहा था। और काजी साहब ने यह भी कहा था कि ऐसा ऑर्डिनेंस जो हंगामी सूरत हाल में जारी ना हो वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। तो अब जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया जिसमें काजी साहब आपको इख्तियार मिल गया और आपकी डिक्टेटरशिप जो है वो आपको वापस मिली, तो क्या अब कौन से ऐसे हंगामी हालात थे जिसकी वजह से इख्तियार आपको मिला और जो है वो अब ये क्यों गैर आइनी और गैर कानूनी नहीं है? तो साफ अब तो चीज़ें बिल्कुल खुल गई हैं। अब ये ज़ुबान ज़द आम है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो हर हरबा और हर इकदाम उठा सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजेस जो हैं वो भी डट कर खड़े हो गए हैं और ये काम, ये ख़त जो है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब माजी में जब वो जज थे या जस्टिस थे और उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे उनको लिखा करते थे, तो वही चीज़ें उनके साथ अब रिपीट हो रही हैं। और एक्सटेंशन का जो चैप्टर है ये आपको बताता चलूँ कि जी का जाना ठहर गया है। काजी साहब सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं एक्सटेंशन के लिए और इस किस्म के भी इकदाम करने से गुरेज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो इस तरह इकदाम ना करते तो और उनको एक्सटेंशन ना मिलती तो हो सकता था कि शायद उनके ऊपर तनकीद कम हो या तारीख़ में उनका जो किरदार है वो कम नेगेटिव हो। लेकिन अभी एक अपने आखिरी महीने के अंदर भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो हर तरह की जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं एक्सटेंशन के लिए, तो तारीख़ आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और इवन के अपने आपके जो जजेस हैं वो भी अब आपके सामने खुल कर आ गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो बड़े तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे थे उनकी जानिब से भी अब जो लेटर्स हैं वो लिख दिए गए हैं। इसके अलावा दरख्वास्त में कहा गया कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए अवाम के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। आर्टिकल 9 में अवाम को अदलिया, आज़ाद अदलिया से रुजू करने की आज़ादी है। आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल अवाम के आइनी हकूक़ में शामिल है। ऑर्डिनेंस से इजाफी इख्तियारात दिए जा रहे हैं जिसका रूटीन में इस्तेमाल पार्लियामेंट के इख्तियारात को कम कर रहा है। ऑर्डिनेंस से आज़ाद अदलिया के इख्तियारात पर असर पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर मनफी असर पड़ेगा। तो ये जी जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में अभी थोड़ी देर पहले ही दायर हुई है, इसकी डिटेल मैंने आपके सामने रखी। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल, पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बहाली के हवाले से जो केस था वो आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने उसकी समाअत की है और इसका मैं मुख्तसर खुलासा आपके सामने रख देता हूँ जो मेन ऑर्डर आया, क्योंकि समाअत बड़ी डिटेल में हुई है और उस समाअत के हवाले से मैं एक अलहदा वीलॉग आपके सामने रखूँगा कि काजी साहब का उसमें जो रवैया था वो क्या था। और बाकी जो फ़ैसला आया वो ये है कि पंजाब ट्रिब्यूनल्स बहाल हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये आज बात सामने आई है कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से जो मुलाकात हुई थी उसमें ये तय किया गया है कि 4 ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो आप चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की मर्ज़ी से 4 जजेस तैनात होंगे और 4 जजेस जो हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाम देगा उनके नामों के मुताबिक जो जजेस हैं वो तैनात होंगे। यानी कि 8 ट्रिब्यूनल्स हैं और 8 में से 4 जो है वो जस्टिस आलिया नीलम, चीफ जस्टिस आलिया नीलम और 4 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये आज अदालत को बताया गया कि ये जो मामला है वो तय हुआ है दोनों के दरमियान और इसमें फिर अदालत ने ये फ़ैसला दे दिया है, फ़ैसला महफूज कर लिया है इस केस का और ये कहा है जी कि जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसका आज से ही आगाज़ हो जाएगा और ये जो 8 ट्रिब्यूनल्स हैं ये अपना जो काम है वो शुरू कर दें। तो इसका मतलब ये है कि जो पंजाब ट्रिब्यूनल्स 8 के 8 जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि आज़ाद जजिस पर होंगे, तो उसमें एटलीस्ट चले इतना हो गया कि 50-50 हो गया है। अब 4 तो वही रहेंगे लेकिन 4 इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी से आएंगे जो कि कोई रिटायर्ड जज होंगे और वो भी इलेक्शन कमीशन की तरह ही बज़ाहिर जो सहूलतकारी है शायद वो फराहम करें और इस हुकूमत को जो है वो कायम रखने में मदद दें। लेकिन बाकी जो 4 ट्रिब्यूनल्स होंगे उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है कि वहाँ पर जो है वो आईन कानून के मुताबिक जो फ़ैसले आएंगे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रिलीफ मिलेगा और फॉर्म 45 जो हैं जो PTI के पास सबूत भी है कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो हल्के जीते हुए हैं तो वो हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगे। तो बहरहाल जी आज एक ये चीज़ हुई और आज जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल, पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस की समाअत भी हुई तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर एक मरतबा फिर से हामिद खान साहब ने जो है वो इस मरतबा एतराज़ किया और सलमान अकरम राजा साहब ने कि आप इस बेंच में ना बैठें, आप इस केस को नहीं सुन सकते। इसमें जी जो हामिद खान साहब हैं उनके इस एतराज़ के ऊपर कहा गया जी कि आपके हम इस एतराज़ को मुस्तरद करते हैं। तो बहरहाल ये आज की कार्रवाई कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।